पृथ्वी हमारे लिए क्या है, माँ के समान है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। यानी जो इससे अनाज और जल निकलता है उसे ही हम खा पी कर जीवित रहे। यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। प्रस्तुत निबंध यानी जो राष्ट्र का स्वरूप है यह एक निबंध में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह यानी जो इनकी निबंध संग्रह की एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तीन हैं: पृथ्वी, भूमि, जन और संस्कृति। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सारांश बताएंगे। तो चलिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पैसेज यानी उन गद्यांश को हम आपको बताते हैं। देखिए पहला जो गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह लगभग हर साल ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी हेडिंग है यानी इसका मेन जो शीर्षक है पृथ्वी भूमि को समृद्ध बनाने पर बल। इस पैसेज में क्या कहा गया है, पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल दिया गया है इस गद्यांश में। चलिए देखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप गद्यांश में क्या कहा गया है। इस गद्यांश में लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। यानी लेखक यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं कि भूमि यानी धरती का निर्माण यानी धरती को देवताओं ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व यानी यह अनंत काल या बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर मौजूद है। इसलिए मानव जाति का एक कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि मानव जाति यानी मनुष्य का एक कर्तव्य एक फर्ज है कि वह इस भूमि इस धरती के लिए सचेत रहे, हमेशा उसके लिए तत्पर रहे उसकी सेवा में। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप यानी भूमि के प्रति हम जितना अधिक जागरूक यानी जितना एक्टिव रहेंगे उसके प्रति हमारी राष्ट्रीयता यानी हमारी एकता, हमारी राष्ट्रीयता और हमारा देश उतना ही बलवान होगा, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः ये पृथ्वी ही है। यानी लेखक का कहना है कि हमारी सभी विचारधाराओं दोस्तों अगर पृथ्वी ना होता तो हमारा देश नहीं होता। इसलिए हमारी समस्त विचारधाराओं यानी जो हमारे विचार हैं उसकी जननी कौन है, ये पृथ्वी, ये धरती ही है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से समृद्ध नहीं होती वह आधार विहीन होती है। यानी जो देश पृथ्वी से जुड़ा नहीं होता वह आधार विहीन यानी उसका कोई आधार नहीं होता और उसका अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय विचारधारा यानी जो राष्ट्र जो देश पृथ्वी से संबंध नहीं होती यानी धरती से जुड़ा नहीं होता वह आधार विहीन होता है। वह आधार विहीन यानी उसका कोई आधार नहीं होता और उसका अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है और उसका अस्तित्व कम समय में ही खत्म हो जाता है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा यानी राष्ट्रीयता का आधार जितना मजबूत होगा, जितनी नींव उसकी मजबूत होगी, राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। यानी जो हमारा राष्ट्र है उतना ही अधिक विकासशील होगा। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप यानी उसकी बनावट कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसके अंदर के भाग कैसे हैं, ये सब की जानकारी रखना हर मनुष्य का फर्ज है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, और लेखक जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश है उसमें कहते हैं पृथ्वी हमारी धरती माता, यानी पृथ्वी धरती जो है हमारी माता के समान है। लेखक का मानना है कि ये पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है। पृथ्वी हमारे लिए क्या है? माँ के समान है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है, यानी जो इससे अनाज और जल निकलता है उसे ही हम खा पीकर जीवित रहते हैं। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। इसी धरती की वजह से हमारा जीवन आज बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है। धरती माता की कोख में यानी धरती के अंदर जो अमूल्य निधियां यानी सोने चांदी हैं उनसे हमारा आर्थिक विकास, यानी जो हमारी आर्थिक विकास मतलब पूंजी जो होती है, जो आर्थिक विकास मतलब पैसा, रुपया पैसा होता है, उससे संभव हुआ है। उससे और भी आगे हमारा देश बढ़ा हुआ है, संभव हुआ है और आगे भी होगा। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें इन सबके प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलेगी। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल यानी जो बीच में सामग्री फैली हुई, जो चीजें फैली हुई हैं, और जो आकाश और जो सागर में उन चीजों को, सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, यानी जो राशियां हैं, हीरे और सोने चांदियां जो सागर में मिलते हैं, उनसे हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। हमें इन सब के प्रति अपनी आत्मा से इनका सदैव सम्मान करना चाहिए और इनके प्रति हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलेगी। और देखिए, राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य ही किसी देश का सजीव यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसे मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य ही किसी राष्ट्र को चलाता है। यानी जो प्रधानमंत्री जैसे देश का सबसे बड़ा पद जो होता है वह राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? मनुष्य होता है, कोई जानवर थोड़ी ना होता है। मनुष्य ही राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग है। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर ना देखा जाए। लेखक का कहना है कि भूमि अर्थात पृथ्वी तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस पर रहने वाले मनुष्य आपस में एक होकर नहीं रहेंगे, यानी एकता में नहीं रहेंगे। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन यानी मनुष्य दोनों की विद्यमानता की स्थिति से ही संभव है। यानी जब पृथ्वी यानी भूमि की जब सेवा मनुष्य करेंगे और मनुष्य जब भूमि यानी पृथ्वी की प्रति जागरूक रहेंगे, तभी किसी राष्ट्र की शक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है और उसकी विद्यमानता स्थिति में ही बढ़ोतरी हो सकती है। और लेखक आगे कहते हैं, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका आज्ञाकारी यानी उसकी बात मानने वाला उनका बेटा हूँ। इस भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारियों के प्रति सजग हो सकता है। यानी लेखक का कहना है कि अगर
सभी मनुष्य पृथ्वी को अपनी माता माने तो अपने देश को वो आगे बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। वस्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी जब पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, अगर मनुष्य न होता तो राष्ट्र नहीं बन पाता। अगर मनुष्य न होता तो आज जो हमारा देश है ये नहीं बन पाता। जन का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर मनुष्य ना हो। अगला गद्यांश क्या है? राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। लेखक कहते हैं कि जिस तरह एक माँ अपने सभी बेटों को समान भाव से एक ही नज़र से देखती है और प्रेम करती है, यानी उससे प्यार करती है, उसी तरह ये धरती भी इस पर रहने वाले, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, सभी को अनाज और जल प्रदान करती है। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। यानी सुविधाएं मतलब जो अन्न और जल प्रदान जो देती है धरती, वह सभी मनुष्यों को देती है, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन सबको धरती माता अपने अंदर से जल और अन्न प्रदान करती हैं। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों धर्मों समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही मनुष्य अनेक जातियों धर्मों में बटे हों, लेकिन वो फिर भी इस धरती माता के पुत्र हैं। मातृभूमि यानी अपने देश के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यानी जहां उनका जन्म हुआ है उसे ही मातृभूमि कहा जा सकता है और उसमें कोई भेदभाव यानी कोई भेदभाव उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है। इसीलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार है। लेखक कहते हैं कि सभी मनुष्यों को देश की प्रगति यानी देश को आगे बढ़ाने में उनका समान अधिकार है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। यानी किसी एक जाति धर्म को हम पीछे छोड़कर और सभी को आगे लेकर जाएं तो इससे हमारा देश आगे नहीं चल सकता। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने पर अवसर मिलना चाहिए। यानी जो हमारे देश में कानून बनना चाहिए उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए काम करने का। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त क्षेत्रवासियों का एक कर्तव्य है कि वह अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। लेखक कहते हैं कि सभी जीवों सभी मनुष्यों से ये मैं विनती करता हूँ कि वह अपने निजी स्वार्थों यानी अपने अंदर के जो स्वार्थ हैं उन स्वार्थों को त्याग कर यानी उन्हें जलाकर फेंक दे और अपने आपको अपने देश के लिए समर्पित करें और अपने देश को आगे बढ़ाने की ही सोचें। इसी प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। यानी इसी तरह ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और देखिए, संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक। संस्कृति यानी जो हमारा रहन सहन है उसे ही संस्कृत कहते हैं। लेखक का मानना है कि ये संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति यानी रहन सहन, जो समाज उसे हम कह सकते हैं। समाज ही जन का मस्तिष्क है। लोगों का मस्तिष्क ही समाज है, यानी दिमाग है। जो हमारा समाज है यही सभी मनुष्यों का दिमाग है।
और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है और समाज के विकास एवं अभ्युदय यानी उसके आगे बढ़ने से ही राष्ट्र यानी देश की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि यानी धरती और जन यानी लोगों के साथ साथ संस्कृति यानी समाज यानी रहन सहन जो होता है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि भूमि यानी धरती और जीव और संस्कृति को अगर तीनों को अलग अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र यानी देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है, यानी संस्कृति उसका रहन सहन, उसका चाल चलन कैसा है, यही उसकी विचारधारा है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के लिए साथ संस्कृति का विकास करती है। इस प्रकार प्रत्येक जन अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के स्वरूप में विकसित करता है। यानी लेखक कहते हैं कि यहाँ भारत में अनेक जनजाति के लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति भी अनेक है। इसलिए लेखक कहते हैं कि सभी को अपनी अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के स्वरूप में समर्पित कर और अपने देश को विकास की तरफ ले जाना चाहिए। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। यानी हमारे देश में अनेक जनजातियों के लोग भी रहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा और जो हमारी संस्कृति की भावना है वह एक ही है। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है और यही हमारी संस्कृति ही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम यानी हम एक दूसरे के प्रेम और भाईचारे का स्रोत यानी उसका जरिया है तथा इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है और इसी संस्कृति से राष्ट्र की भावना को यानी हमारे देश की भावना को बल यानी बढ़ावा मिलता है। लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। लेखक कहते हैं कि सहृदय व्यक्ति यानी जिसका स्वच्छ हृदय होता है वह सभी जाति धर्मों का सम्मान करता है और उसे स्वीकार करता है और उससे आनंदित यानी उससे खुश होता है। और देखिए आखिरी जो लास्ट गद्यांश है हमारा, लोकगीतों तथा लोक कथाओं के संरक्षण की आवश्यकता। लोकगीत तथा लोक कथाएं हमारी संस्कृति का व्यापक स्रोत एवं भंडार होती हैं। लोकगीत जो हमारी लोकगीत और लोक कथाएं प्राचीन काल से चलती आ रही हैं वही हमारी संस्कृति का व्यापक स्रोत है। इनके द्वारा हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो हमारी पहली संस्कृति और सभ्यता थी उसका परिचय यानी उसको हम जान पहचान सकते हैं। परिचय प्राप्त करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज हम संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों लेखक कहते हैं कि जो पहले हमारी संस्कृति और सभ्यता थी आज उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए लोकगीत और लोक कथाएं ही एकमात्र सहारा हैं। अतः हमें इनका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही इनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए और ये समय की आवश्यकता भी है। लेखक कहते हैं लोकगीत और लोक कथाएं जो पहले की महाभारत रामायण और जो पुराण साहित्य थे उन सब जो ग्रंथ हैं उन्हीं से ही हमें संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है और इसे हमें अपने संरक्षण से रखना चाहिए और इसकी आज हमारे समय की आवश्यकता है। लेखक का मानना है कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं रीति रिवाजों
को बोझ न समझकर उन्हें सरहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे उनकी परंपराओं यानी जो उनका परंपरा थी रीति रिवाजों, उनके रीति रिवाजों को बोझ ना समझे और उनके बताए हुए मार्गों पर चले और अपने भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव है। यानी राष्ट्र को आगे ले जाने में हमें अपने पूर्वजों के मार्गों पर ही चलने होगा। दोस्तों, अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।